आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 3 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका टॉपिक नंबर 1 है बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन। बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन हिस्टोरियन रेफर टू दिस टाइम पीरियड एज अ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में नहीं आया था तो उससे पहले के टाइम पीरियड को हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। In 17th century and 18th century, merchants from town in Europe began to moving to countryside, supplying money to peasant and artisan, pursuing them for international market. 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के आते आते जो यूरोप में मर्चेंट्स थे वो कंट्री साइड चले गए, यानी कि शहर के बाद शहर को छोड़ के जो इलाके होते हैं थोड़ा गांव साइड के इलाके, उन इलाकों में जाना शुरू कर दिए और वहाँ के जो गरीब किसान थे उनको पैसे दिए और आर्टिशंस को पैसे दिए कि आप अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करो, बनाओ, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल हो। विद एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड दे कुडेंट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद टाउन। दिस इज ड्यू टू द अर्बन क्राफ्ट एंड ट्रेड गिल्ड्स। ये जो वर्ल्ड धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा था, लेकिन जो मर्चेंट्स थे और किसान थे वो अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड फिर भी नहीं कर पा रहे थे टाउन के अंदर। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्बन क्राफ्ट और ट्रेड गिल्ड्स थे। अब अर्बन क्राफ्ट कौन होते हैं? अर्बन क्राफ्ट मतलब जो लोग शहर में काम कर रहे थे, शहर में सामान बना रहे थे। और ट्रेड गिल्ड के बारे में अब हम इसमें पढ़ेंगे। गिल्ड्स वर द एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर that train craftsperson control over production, regulate competition and price etc. ये जो ट्रेड गिल्ड्स थे वो एक एसोसिएशन था जो कि क्राफ्ट्सपर्सन होते थे उनको ट्रेंड करते थे, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा था उसको कंट्रोल करते थे, कंपटीशन को रेगुलेट करते थे और प्राइसेस को। जैसे कि अगर मान लो मार्केट में डिमांड बढ़ गई किसी आइटम की या किसी चीज़ की, तो प्रोडक्शन को वो इंक्रीज़ करवा देते थे ट्रेड गिल्ड्स। और अगर मार्केट में उसकी कीमत घटना शुरू हो गई तो उसके प्रोडक्शन को भी कम करवाते थे। यानी कि ऐसा नहीं होता था कि मार्केट में प्राइस बढ़ता जा रहा है लेकिन जो प्रोडक्शन वो कम होता था, इस तरीके से वो नहीं करवाते थे। फिर उसका ट्रेड गिल्ड्स और क्या करवाते थे? दे ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ न्यू पीपल इन ट्रेड, दिस मेड डिफिकल्टी इन टाउन। जो ट्रेड गिल्ड्स थे वो नई एंट्रीज़ को भी लोगों की ट्रेड में बैन कर देते थे टाउन में, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को टाउन के अंदर क्रिएट कर देता था। क्योंकि अगर नए लोग नहीं आएंगे तो ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। कॉटेज एंड पुअर पीजेंट हु हैड अर्लियर डिपेंड ऑन कॉमन लैंड फॉर देयर सर्वाइवल, गैदरिंग देयर वेजिटेबल, फायरवुड एक्सेट्रा, नाउ हैव अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। जो गरीब किसान और जो लोग झोपड़पट्टियों में रहते थे और उनके पास कमाई के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ ही साधन थे, जैसे कि वो किसी एक लैंड जो उनके पास पुरानी ज़मीन होती थी उसके ऊपर या तो काम करें या फिर वो सब्जियों को, लकड़ियों को बटोर के अपना जला के अपना काम करें। लेकिन जब मर्चेंट्स ने कंट्री साइड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया तो उससे उनके पास एक अल्टरनेट सोर्स आ गया, जिसकी वजह से उनकी इनकम और ज़्यादा पहले से इंक्रीज़ हो गई। Many peasants agree easily because they have tiny plots which does not provide sufficient work for their family. जो किसान थे, काफ़ी सारे किसानों ने बहुत इजीली इस बात को एग्री कर लिया था कि हाँ ठीक है, हम आपके लिए काम करेंगे, क्योंकि उनके पास जो खेत थे वो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, जिसकी वजह से उनके पूरे परिवार को काम नहीं मिल पा रहा था। जिससे जब पूरा परिवार काम नहीं कर रहा था तो उनकी इससे प्रॉब्लम्स आती थी। फिर उसके बाद मर्चेंट्स वर बेस्ड ऑन टाउन बट मोस्ट ऑफ द वर्क डन इन कंट्री साइड। जो मर्चेंट्स होते थे वो रहते तो टाउन में थे, बिलोंग तो वो टाउन में करते थे, सब कुछ वो अपना टाउन में करते थे, लेकिन जो उनका काम होता था वो कंट्री साइड में होता था। यानी कि शहर के बाद के जो छोटे छोटे गांव वाले इलाके होते थे वहाँ पे वो काम करते थे, जहाँ पे उन्हें गरीब किसान और कॉटेज में लोग इजीली मान जाते थे, वहाँ पे वो अपना पूरा काम को सेटअप करवाए हुए थे। यानी कि फैशन क्लॉथियर इन इंग्लैंड परचेज वूल फ्रॉम स्टेपलर एंड कैरीड टू स्पिन टू yarn, thus was taken in stage of production of weaver, and finishing of clothes is in London. That is why London is known as finishing center. जो मर्चेंट्स
इंग्लैंड में कपड़ों के सेक्टर में काम करते थे, वो सबसे पहले वूल को स्टेपलर से खरीदते थे। स्टेपलर वो लोग होते हैं जो ऊन को निकालते हैं, वूल से, जो ऊन को शिप से, भेड़ों से निकालते हैं। फिर उस ऊन को जब निकल जाता था, फिर उसको स्पिन करते थे ताकि वो यान बने। यान बनने के बाद वो अलग अलग स्टेजेस में जाता था प्रोडक्शन के। फिर उसके बाद जब वो एक कपड़ा बन जाता था तो लास्ट में जो फिनिशिंग होती थी कपड़े की वो लंदन में होती थी, जिसकी वजह से 17th-18th सेंचुरी में लंदन को फिनिशिंग सेंटर भी कहा जाता था। सेकेंड टॉपिक है द कमिंग ऑफ अ फैक्ट्री। द फर्स्ट सिंबल ऑफ एरा वॉज कॉटन। यानी कि जब फैक्ट्रीज का सेटअप हो रहा था तो जो उसका फर्स्ट सिंबल था, यानी कि लोगों को समझ में आने लगा कि अब फैक्ट्री सेटअप होंगी, वो कॉटन के सेक्टर से समझ में आने लगा। इट्स प्रोडक्शन बूम इन 19th सेंचुरी। जो कॉटन का सेक्टर था वो 19th सेंचुरी में बूम हुआ। इन ब्रिटेन 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन फेड टू इट्स कॉटन इंडस्ट्री इन 1760, बट इन 1787 import increased by 22 मिलियन पाउंड्स। तकरीबन 1760 में जो ब्रिटेन में रॉ कॉटन को इम्पोर्ट था वो 2.5 मिलियन पाउंड्स था, ताकि वो उसकी पूरी इंडस्ट्री को, कॉटन इंडस्ट्री को चलाया जा सके। लेकिन इसका इंक्रीज़ इतना ज़्यादा था कि 1787 यानी कि सिर्फ 27 सालों में 19.5 मिलियन पाउंड्स इंक्रीज़ हो गया, यानी कि 22 मिलियन पाउंड्स का इंपोर्ट होना शुरू हो गया। आफ्टर रिकर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द कॉटन मील। नाउ मशीन्स वर सेट अप इन मील विच इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड हैपेंड स्मूथली टू। जब रिकर्ड आर्कवाइट ने अपनी कॉटन मील को क्रिएट कर दिया था पूरे यूरोप में, फिर उसके बाद अब मशीनें लगने लगी, मील्स के अंदर मशीनें लगने लगी, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हो गया और बहुत ही ईजिली प्रोडक्शन को किया जा सकता था। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इट लेड टू बेस फॉर प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कमिंग ईयर्स। अगर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होता तो जो आने वाले सालों में इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको उतने सही तरीके से हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। ग्लोबल डिमांड वॉज फुलफिल्ड, यानी कि उस टाइम पे जो ग्लोबल की डिमांड थी उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही पूरा किया जा सकता था। इट इनेबल द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स इन प्रोडक्टिव वर्क। ये एक तरीका था जिससे हम यूटिलाइजेशन कर सकते थे वर्क प्रोडक्शन की। इससे होता ये था कि जो भी लोग होते थे वो अपने घर में काम कर रहे होते थे, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर टाइम अपना काम में बिताते थे, ना कि ये सोचते थे कि इतने टाइम के बाद उनकी छुट्टी होगी फिर वो आराम से घर जाएंगे। वो दिन भर घर में रहते थे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते थे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। विदिन द मील प्रोसेस वर ब्रॉट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट। मील के अंदर जो पूरा ही प्रोसेस होता था उसको एक छत के नीचे और मैनेजमेंट के तौर पे किया जाता था। दिस अलाउ अ मोर केयरफुल सुपरविजन ओवर प्रोडक्शन। इससे जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत ही अच्छा होता था, क्वालिटी वर्क होता था और ईजिली किया जाता था।